नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप जुड़ चुके हैं डेली लाइन के डेली डिस्कशन प्रोग्राम के साथ। और डेली डिस्कशन में आज चर्चा करेंगे चुनाव की। एक चरण मात्र शेष बाकी है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान है, लेकिन आज चर्चा किसी समीकरण, किसी गुणा गणित की नहीं करेंगे, एक नैरेटिव की चर्चा करेंगे। इंडिया अलायंस के सभी दल, ज्यादातर नेता पिछले 10-12 दिनों से जो रैलियां हो रही हैं, जो इलेक्टोरल कैंपेनिंग हो रही है, वो इसके अराउंड हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ कुछ दिन के मेहमान बचे हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। 8 दिन के लिए बोला जा रहा है, हफ्ते भर और प्रधानमंत्री बचे हैं। उसके बाद जो है इंडिया अलायंस की सरकार आएगी। तो आज का जो डिस्कशन है वो इसी के अराउंड रहेगा कि क्या ये जो इंडिया अलायंस के नेताओं का दावा है ये कहां तक सटीक बैठता है, कितना सही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है डेली लाइन के इस अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के डिस्कशन शो में। ये बताइए, ये जो चीजें चल रही हैं, इंडिया अलायंस के नेता, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे वो बिहार में तेजस्वी यादव हों, मुकेश सहनी हों, तमाम सारे ये नेता लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि बहुत कम दिनों के लिए अब जो है बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचे हैं इस देश में। क्या लग रहा है इसके पीछे का दावे के पीछे का कारण क्या लग रहा है? देखिए, क्योंकि दिन तय है कि 4 जून को नतीजे आएंगे, तो उस दिन तय हो जाएगा कि इस देश में एनडीए की सरकार यानी प्रधानमंत्री मोदी दोबारा रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या फिर किसकी सरकार बनेगी, नंबर से पता चल जाएगा। तो हमको एंड रिजल्ट 4 तारीख को मिलेगा। तो उस लिहाज से इंडिया अलायंस के जितने नेता हैं या फिर विपक्षी पार्टियों के जितने नेता हैं, मैंने लगातार एक हफ्ते से देखना शुरू किया है, हर रैली में कह रहे हैं कि चंद दिनों के मेहमान है। कल मैंने कुछ नेताओं को सुना, वो बोल रहे थे कि 1 हफ्ते बाद आपको नया पीएम मिलेगा, 1 हफ्ते के मेहमान और हैं, यानी 1 हफ्ते के प्रधानमंत्री और हैं मोदी, और उसके बाद 4 जून को नया प्रधानमंत्री मिलेगा, मीडिया को आज़ादी मिलेगी, संविधान को बचा लिया जाएगा, देश को आज़ादी मिलेगी। तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं। मतलब कि एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि जैसे हम 15 अगस्त को आज़ादी मनाते हैं, तो इंडिया अलायंस की तरफ से ये बताया जा रहा है कि 4 जून को फिर से हम आज़ादी मनाएंगे, आज़ाद हो जाएगी बहुत सारी चीज़ें, मीडिया आज़ाद हो जाएगी, देश की जनता आज़ाद हो जाएगी, एजेंसीज आज़ाद हो जाएंगी, तमाम बातें कही जा रही हैं। तो ये तो है क्योंकि आपको पता है कि 4 जून को रिजल्ट आ रहा है, तो हर आदमी क्योंकि चुनाव में है, राजनीतिक दल हैं, तो ये बातें तो कहेंगे ही जनता के सामने। के पीछे का कारण क्या है? देखिए, कॉन्फिडेंस के पीछे का कारण है कि देश में बहुत सारी लोकसभा सीटों पर इतनी कांटे का मुकाबला है प्रशांत इस वक्त, कि ये कह पाना मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। यानी पहले एक तरफा लैंडस्लाइड विक्ट्री 2014 में और 19 में देखा गया। नेताओं की बॉडी लैंग्वेज से नजर नहीं आ रहा है ये कांटे का मुकाबला। देखिए, बीजेपी के नेताओं को जो कंफर्ट जोन 2014 और 19 में मिला था, इस बार नहीं मिला है। कांटे की टक्कर है। बीजेपी के नेता इसीलिए देखिए कि 400 पार कहते कहते अब यहां पे आ गए हैं कि कंफर्टेबल विन हम के साथ, कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ सरकार बना रहे हैं। तो उनको भी पता है कि बहुत सारी जगहों पे कांटे का मुकाबला, हम लोग स्वयं देख के आए हैं, मतदान करने गए थे, वहां पर लोगों से बात हुई है। सबका यह कहना था कि 2014 में देखिए एक होप थी, उम्मीद थी कि एक नया चेहरा है और उनको मौका मिलना चाहिए, काम करेंगे वो। 19 में ये था कि हमको एक मौका और दीजिए क्योंकि इन्होंने ये काम किए हैं। लेकिन 24 में जाते जाते अब लोग सवाल करने लगे हैं कि आपको 10 साल मिल गया और ये चीजें बाकी रह गई हैं, कुछ नई बातें सामने आ रही हैं। इंडिया अलायंस भी बन गया यहाँ पे। तो इस बार मुकाबला पहले के मुकाबले अलग है। बीजेपी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि भाई आज भी सबसे मजबूत चेहरा, सबसे भरोसे वाला चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का है। लेकिन विपक्ष का ये कहना है, बतौर चुनावी दल वो इस बात को बता रहे हैं कि भाई 4 तारीख को ये चेहरा हट जाएगा, इंडिया अलायंस का चेहरा आ जाएगा। तो सबके अपने दावे हैं और अभी तक के हिसाब से अगर देखा जाए तो ज्यादातर सीटों पर जहां पर इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस के बीच में मुकाबला है, वहां पर काफी संघर्ष देखने को मिल रहा है इस बार। आखिरी चरण का मतदान बचा हुआ है अभी, और मुझे लग रहा है 100 से कम ही सीटों पर, 57 सीटों पर आखिरी चरण में 57 सीटों पर मतदान है। इससे पहले जो छठा चरण हुआ और जो 5वां चरण हुआ, ये जो 3 चरण की मतदान हुआ, 3 चरण की जो वोटिंग हुई, उसके बाद से एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता हुआ देखा गया इंडिया अलायंस के नेताओं का। साइमल्टेनियसली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े लेवल के जो नेता हैं, जो ए क्लास के जो लीडरशिप है, उन नेताओं के बयानों में, उनकी रैलियों में
उनके मंचों से तल्खी साफ नजर आई। मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल, पाकिस्तान की एंट्री और ऐसे हार्श शब्दों में एंट्री की यहां तक कहना पड़ा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो सपोर्ट है वो सीमा पार बैठे जिहादी कर रहे हैं, वहां से समर्थन हासिल है इन लोगों को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस तरीके की बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं। क्या ये तल्खी इस बार के चुनाव के नतीजों की तरफ इशारा कर रही है? देखिए, मैंने आपसे कहा उसी चीज को एक लेवल में और आगे ले जाऊंगा कि 14 और 19 में बीजेपी की जो जीत हुई थी हर लोकसभा सीट पे, आप देखिए, कुछ को अगर छोड़ दिया जाए, अपवाद सब जगह होते हैं, बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री होती थी, बड़े बड़े लोग मतलब धराशायी हो गए थे, मतलब मार्जिन जो थी बहुत ज्यादा हुआ करती थी हर लोकसभा में, 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख से 80,000 मतलब जीत। इस बार ऐसा मतलब तमाम सर्वे भी कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं कि हो सकता है बीजेपी जीते, बीजेपी की संख्या पहले के मुकाबले कम हो लेकिन कंफर्टेबल मेजॉरिटी आ जाए, लेकिन जीत का जो आंकड़ा है, जो मार्जिन है, वो कम होगा। इसका मतलब क्या है कि मुकाबला कांटे का हो रहा है, लड़ाई बहुत दिलचस्प है, कांटे की है। 14 में करप्शन को लेकर के आप देखिए कि यूपीए के करप्शन पे पूरा लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी। 19 का चुनाव अलग परिभाषा के साथ लड़ा, लेकिन 24 में आपके पास ना करप्शन की बात है क्योंकि 10 साल से आप सरकार में हैं, राम मंदिर 370 चीजें पुरानी हो चुकी हैं, राम मंदिर उतना पुष्ट कर नहीं पाया। बिल्कुल देखिए, राम मंदिर को लेकर के बीजेपी को जितना अगर पॉलिटिकल माइलेज कभी लेती रही है तो वो हो चुका है। और दूसरी बात, आपका वो एजेंडा पूरा हो चुका है, अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। अब तो ये मैं कुछ जगहों पे देख या फिर राम मंदिर को महंगाई बेरोजगारी ने ओवरकम कर दिया। देखिए, महंगाई बेरोजगारी बिल्कुल, अगर आप देश के कई हिस्से, प्रधानमंत्री को एक कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट को बार बार शेयर करना पड़ रहा है कि जितने ह्यूमन डेज हमने जनरेट किए हैं उतने कहीं नहीं किए हैं। रोजगार को सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरियों के तौर पर विपक्ष दिखा रहा है कि सरकारी नौकरियां कहां हैं, जबकि मोदी सरकार ये बता रही है कि हमने ह्यूमन डेज यानी उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रोजगार है, सरकारी और प्राइवेट सेक्टर और डेली वेजेस तीनों उसमें शामिल किया गया है। तो बीजेपी इस चीज को लगातार प्रोजेक्ट करी, लेकिन आज भी हमारे देश में बहुत बड़े हिस्से में लोग नौकरी मतलब सरकारी नौकरी ही मानते हैं, एक माइंडसेट है। तो ये चीज। दूसरा, अग्निवीर मुद्दा, ये भी बहुत अपील कर रहा है, युवाओं के अंदर इस बात को लेकर के बहुत आक्रोश है। हमने देखा जब पहला चरण और दूसरा चरण था तो वेस्टर्न यूपी में इन सब चीजों का बहुत ज्यादा असर दिखा, और अभी छठे चरण में हरियाणा में भी इन सब चीजों का मतलब खास तौर पर अग्निवीर का मुद्दा काफी ज्यादा इको कर रहा था। सेना में जहां पे जिस एरिया का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, जो हमने देखा है पश्चिमी देश का जो पश्चिमी हिस्सा, वहां पे उत्तर प्रदेश के हिस्से से, बिहार, राजस्थान, वहां पे इसका असर। तो कुछ मुद्दों पर तो एनडीए अलायंस अच्छा चुनाव लड़ रहा है, लेकिन आज भी इतना मैंने देख लिया प्रशांत कि आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर कोई खड़ा नहीं हो पा रहा। उस चेहरे पर विश्वसनीयता बनी हुई है लोगों की, इसलिए आज भी अगर देखा जाए कंफर्टेबली दूसरों के मुकाबले आज भी भाजपा के पक्ष में स्थितियां थोड़ी मजबूत हैं। हो सकता है कि नंबर्स कम हो, जीत के आंकड़े कम हो, लड़ाई नेक टू नेक दिख रही हो, लेकिन फिर भी ऐसा स्थिति बनती हुई दिख रही है कि गिरते पड़ते आप वो कंफर्टेबल जो 272 का आंकड़ा वहां पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के सामने चुनौती यह है कि इंडिया अलायंस हर स्टेट में अलग अलग अलायंस के तौर पर दिख रही है। क्या अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती हुई दिख रही है तो ममता बनर्जी का क्या रोल होगा? क्या इंडिया अलायंस में अगर आम आदमी पार्टी की भूमिका होती है तो कुछ दिनों बाद जब दिल्ली के चुनाव होंगे या पंजाब के चुनाव होंगे, पंजाब में तो ऑलरेडी अलग अलग लड़ रहे हैं, तो वहां पे क्या स्थिति होगी? क्या आप अलायंस तोड़ेंगे? क्या वहां पे स्थिर सरकार कौन दे पाएगा? तो कई मुद्दे हैं, और इसीलिए एनडीए की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि 4 जून को आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि एक हफ्ते के पीएम है, लेकिन 4 जून के बाद किसने कहां कहां का टिकट कटा लिया वो हमको पता है। यानी वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी विदेश चले जाएंगे, अखिलेश यादव विदेश चले जाएंगे, केजरीवाल जेल चले जाएंगे। तो कई अलग अलग नैरेटिव है, लेकिन चुनावी घमासान में, चुनावी रण में बयानों के आधार पर अगर सरकार बननी होती है, बिगड़नी होती है प्रशांत, तो इससे पहले हमने देखा था 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव अभी, तो बयान तो पॉलिटिकली और बयान और भीड़ के आधार पर सरकार नहीं तय होती है। हाँ, यस, नैरेटिव सेट करने की भीड़ जितनी अखिलेश यादव राहुल गांधी की रैली में हो रही है या डिजिटल व्यूअरशिप जितनी मिल रही है उतनी मोदी जी को भी नहीं मिल रही है। लेकिन भीड़
व्यूवरशिप, बयान, ये रिजल्ट का नतीजा नहीं होता है, रिजल्ट इससे नहीं हासिल होता है। सवाल यही है कि क्या ये जो व्यूवरशिप है, क्या ये जो भीड़ है, ये वोटों में कन्वर्ट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। एक तरफ इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस मुद्दों को बहुत ज्यादा उसने पॉलिश किया इस पूरे चुनाव में, और कहीं ना कहीं मुद्दों को लेकर के उसने भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर रखा। लेकिन जो फेवर में है भारतीय जनता पार्टी के वो है देयर इज नो अल्टरनेटिव, टीना फैक्टर, जिसकी चर्चा हर राजनीतिक विश्लेषक कर रहा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट कर रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट कर रहे हैं। सवाल यही है कि क्या ये नरेटिव वर्सेस नंबर, इसमें कौन किसको ओवरकम करेगा और कौन बाजी मारेगा, ये बड़ा सवाल है। 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये वीडियो, हमारा एनालिसिस अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, दूसरों तक भी पहुंचाइए। हमारे प्लेटफॉर्म पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर हमारे पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं तो वहां पर हमको फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।